एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई दे रही होगी जहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी है, एक पिग का बॉडी है और यहाँ पर एक किडनी है। तो बिल्कुल सही न्यूज़ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पिग की किडनी को ट्रांसप्लांट किया गया है ह्यूमन बॉडी में और ये पहली बार इस तरीके का एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो आज का जो टॉपिक है ये आपके, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो जीएस पेपर 3, जहाँ पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बातें करते हैं, उससे डायरेक्टली लिंक होता है। साथ ही साथ काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो है वो वन डे एग्जाम के लिए भी यहाँ पे फ्रेम हो सकते हैं। तो न्यूज़ ये है कि पिग की जो किडनी है वो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दी गई है और ये बहुत सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक जो है अभी तक जो है किडनी को रिजेक्ट नहीं किया गया है बाय द ह्यूमन बॉडी। फॉर द फर्स्ट टाइम फिजिशियन वर एबल टू यूज अ किडनी ऑब्टेन बाय अ पिग एंड अटैच इट टू ह्यूमन। ठीक है, और नो साइन ऑफ रिजेक्शन इज डिटेक्टेड। तो काफी लंबे समय से कोई भी रिजेक्शन हुआ नहीं है, तो आने वाले समय में हो सकता है ये माइलस्टोन साबित हो, जिससे आने वाले समय में जो भी लोगों के ऑर्गन फेलियर्स होते हैं तो नए ऑर्गन्स उनको दिए जा सकें और नए तरीके से लाइफ के लिए इसे काम किया जा सके। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अमेरिका के कुछ डॉक्टर्स हैं और उन लोगों ने इस तरीके का ट्रांसप्लांट किया है जीनोम एडिटिंग के जरिए, जीनो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए जो है वो इस पूरे काम को अंजाम दिया है। एक व्यक्ति था जो ब्रेन डेड था, जो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे था, बट उसकी किडनी वर्क नहीं कर रही थी। तो उसके घर वालों से, परिजनों से बातचीत करके डॉक्टर ने ये एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ पे किडनी को ट्रांसप्लांट किया है, जो कि सक्सेसफुल भी रहा है। और इस पूरे टेक्निक को, इस पूरे प्रोसीजर को जो है वो जेनो ट्रांसप्लांटेशन ट्रस्टेड सोर्स के नाम से जाना जा रहा है। तो यहाँ पे बात ये की जा रही है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जीनोम एडिटिंग है वो आने वाले समय में सही रहेगी, क्योंकि कुछ समय पहले की बात है कि चाइना के एक जो डॉक्टर थे उनके द्वारा जो है डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट लेकर आया था। उन्होंने क्या किया था, जो एम्ब्रॉय होता है वहां पे जीनोम एडिटिंग करके दो डिजाइनर बेबीज को जन्म दिया था। वो डिजाइनर बेबी कैसे थे, जो कि एचआईवी पॉजिटिव, जो एचआईवी वायरस होते हैं ना, एचआईवी वायरस से ऑलरेडी इम्यून थे कि उनको वो वायरस कभी लग ही नहीं सकता। तो क्या फ्यूचर में ये ह्यूमन के लिए सही होगा? तो ये आपको एथिक्स के पेपर जीएस 4 से भी आपको इसको लिंक कर सकते हो कि जीनोम टेक्नोलॉजी के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। क्योंकि आजकल आप जीनोम एडिटिंग के जरिए ऐसे प्लांट्स बना सकते हो जो जैसे कि वीटी कॉटन बना सकते हैं, वीटी ब्रिंजल बना सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे प्लांट्स बना सकते हैं जो कम पानी में भी सर्वाइव कर सके, लंबे समय तक सर्वाइव कर सके, सूखे में सर्वाइव कर सके। साथ ही साथ कुछ ऐसे एनिमल्स बना सकते हैं, जैसे कि कोई एक एनिमल है जिसके डीएनए में है कि वो ज्यादा अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है, तो उसका डीएनए जो है वो दूसरे एनिमल में ट्रांसफर करके ज्यादा मिल्क की पॉसिबिलिटी बनाई जा सके। तो जीनोम टेक्नोलॉजी या जीनोम एडिटिंग का फ्यूचर में बहुत सारा यूज हो सकता है। तो आइए आज की क्लास में हम पूरी इस जीनोम एडिटिंग होती क्या है, क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ट्रस्टेड सोर्स, अभी जो है वो 75,000 पीपल जो है वो वेटिंग में है, जो ऑर्गन का वेट कर रहे हैं। और हर साल जो है बहुत सारे लोग और ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन 8,000 लोगों को ही ये ऑर्गन रिसीव हो पाते हैं। हर एक मिनट में 9 जो लोग हैं वो लिस्ट में आते जाते हैं और 17 पीपल जो है वो डाई हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑर्गन नहीं मिलने के कारण। तो ऐसी कंडीशन में पिग के जरिए जो है वो ऑर्गन क्रिएट करके, जीनोम एडिटिंग के जरिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हम उन पीपल्स को जो कि ऑर्गन के लिए वेट कर रहे हैं उनको ऑर्गन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी है बेसिकली। कोई ये पहली बार ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो रहा है, पिग का यूज पहले और कई बार भी किया जा चुका है। फर्स्ट टाइम कॉर्निया जो होता है आंखों में पाया जाता है, उसके ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी पिग का यूज किया जा चुका है 1838 में। साथ ही साथ 1916 में डॉक्टर ने, जो चिंपांजी होता है उसके ऑर्गन, मतलब उससे हमने अपनी ह्यूमन को किडनी को रिप्लेस करने की कोशिश की थी, लेकिन ह्यूमन बॉडी ने उस किडनी को रिजेक्ट कर दिया था। तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, लेकिन डॉक्टर लगातार कई दशकों से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो एनिमल्स की किडनी को हम ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकें। तो आइए और आगे की हम बातें समझते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन जीन वॉज एडेड टू द पिग टू प्रोड्यूस अ प्रोटीन कॉल्ड द CD46। तो ह्यूमन बॉडी का जीन निकाल के पिग की बॉडी में डाला, जिससे पिग की बॉडी में जो है वो CD46 जो प्रोटीन है वो जनरेट हो सके। बेसिकली जो प्रोटीन है वो इम्यून बूस्टर होता है, हमारी शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बूस्ट करने का काम करता है। एडिशनली अ जीन दैट प्रोड्यूसेस शुगर कॉल्ड अल्फा गेल responsible for the rapid rejection of pig organ by the human was knocked out in the donor pig। तो और क्या किया गया, तो पहले तो ह्यूमन बॉडी का एक जीन जो है वो पिग की बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया गया,
इम्यून बूस्टर की तरह। दूसरी बात, जो पिग की बॉडी जो होता है, पिग की बॉडी में कुछ ऐसी जीन्स पाए जाते हैं जो लॉट ऑफ अमाउंट में शुगर प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण जो है वो लगातार ऑर्गन जो है वो रिजेक्ट हो रहे थे पिग की बॉडी से। तो क्यों ना उस जीन्स को या उस जीन के पोर्शन को काट दिया जाए जहाँ से ये जो शुगर है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो शुगर प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी और फिर रिजेक्शन का खतरा भी कम हो जाएगा। तो वही जीनोम एडिटिंग के जरिए डॉक्टर ने ये दोनों चीज़ें की और पिग की बॉडी में किडनी को जनरेट कराया और फिर उस किडनी को ह्यूमन बॉडी में इम्प्लांट करने का काम किया है। तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन चला है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से जीनोम इंजीनियरिंग या फिर जीनोम एडिटिंग काम करती है। मतलब आज हमें जो बात करनी है वो हमें क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी के बारे में बात करनी है। इस टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमको कुछ बेसिक बातों का पता होना चाहिए जो कि हमारी बायोलॉजी से रिलेट होती है। जैसे कि कोई भी ह्यूमन बॉडी होती है वो नंबर ऑफ सेल से बनी होती है। हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो सेल होती है। हमारे सारी बॉडी के फंक्शंस भी कौन करती है? सेल करती है। हमारी बॉडी में लगभग 200 डिफरेंट टाइप की सेल्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। डीएनए डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। बेसिकली ये जो डीएनए है ये हमारा एक बायोलॉजिकल आधार कार्ड है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डीएनए होता है जिसका मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, लगभग 25,000 जीन से मिलकर बना होता है। मतलब जो डीएनए है उसमें 25,000 से ज्यादा क्या है? जीन है। ठीक है। और हर एक जीन की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मतलब कोई जीन डिसाइड करेगा कि किडनी में बनाऊंगा, कोई जीन डिसाइड करेगा कि आंखों का रंग क्या होगा, कोई जीन डिसाइड करेगा कि हाइट कितनी होगी। तो हर एक बॉडी का अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ये जो जीन ही डिसाइड करते हैं। और एक जेनेटिक मटेरियल भी होते हैं जो पेरेंट्स से बॉडी ह्यूमन में, मतलब पेरेंट्स से उनकी चिल्ड्रंस में ट्रांसफर होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी जो डिसीजेज होती हैं वो भी कई बार पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ट्रांसफर हो जाती है। मतलब अगर आप इस जीनोम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो जो जेनेटिक बीमारियां हैं, जो जेनेटिक डिसीज ट्रांसफर हो रही है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे पेरेंट्स से कोई भी डिसीज जो है वो चिल्ड्रंस पे ना पहुंचे। इसी को तो डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट कहा जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिला था? हमारे न्यूक्लियस में क्या था? डीएनए था, जो कि डबल हमारा डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड था, जिसमें नंबर ऑफ जीन्स थे। ठीक है। अब जरा कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ जीन्स यहाँ पर अवेलेबल है। हर एक जीन की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर एक जीन की अपनी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। मान लेते हैं इस जीन की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब ये काम कैसे करते हैं? ये काम कैसे करते हैं? तो जैसे कि ये जीन है तो इसकी एक रिप्लिकेट कॉपी, एक डुप्लीकेट कॉपी बनेगी, जिस कहाँ पे बनेगी? आरएनए में। तो इसकी एक कॉपी कहाँ बन जाएगी? आरएनए में बन जाएगी। तो डीएनए से क्या बन गया आपका? एक रिप्लिकेट कॉपी जो है वो उस पर्टिकुलर जीन की, उस पर्टिकुलर जीन के सीक्वेंस की कॉपी किसके पास आ गई है? आरएनए की। और ये आरएनए कहाँ पे छोड़ दिया जाएगा? ये आरएनए आ जाएगा इस साइटोप्लाज्म में। ये जो सेल में भरा हुआ लिक्विड होता है ना, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और वहां पे आरएनए आ जाएगा। और आरएनए वहां पे रिएक्ट करेगा राइबोसोम के साथ, और राइबोसोम के साथ रिएक्ट करने के बाद प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बेसिकली क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। और उस प्रोटीन के पास अपनी एक सीक्वेंसिंग होगी कि उसको क्या काम करना है। मान लेते हैं ये वाला जो जीन था, इसका काम था कि हमारे शरीर का कोई डेंगू या फिर मलेरिया का कोई प्रोटोजोआ है, उसके अगेंस्ट हमें फाइट करना फॉर एग्जाम्पल, या कोई बैक्टीरिया के अगेंस्ट इस जीन को फाइट करना है। तो आरएनए इसकी कॉपी बनाई। आरएनए इस कॉपी को कहाँ रखा? साइटोप्लाज्म में रखा। साइटोप्लाज्म से राइबोसोम के पास गए। राइबोसोम ने उस आरएनए को रिप्लिकेट करते हुए प्रोटीन बनाया, और वो प्रोटीन क्या करेगा? वो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने का काम करेगा। इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी काम करती है। हर एक शरीर, हर एक ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। ठीक है। अगर इस डीएनए की सीक्वेंसिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, या यहाँ पे डीएनए में कुछ एरर हो गई, या डिफेक्ट हो गया, या डीएनए प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो आरएनए में जो रिप्लिकेट कॉपी होगी वो भी सही से नहीं होगी, और जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा वो भी सही से नहीं होगा। मतलब वो पर्टिकुलर ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। मान लेते हैं ये वाला जीन जो था वो किडनी के लिए था, और इसकी सही कॉपी नहीं बन पाई, तो किडनी फेलियर हो जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ कर सकें कि ये जो रिप्लिकेट कॉपी बन रही थी, यहाँ पे जो डीएनए में हमारी प्रॉब्लम आई थी, क्यों ना इस डीएनए को हम कट ही कर दें और वहां पे दूसरा डीएनए या मॉडिफाइड डीएनए लगा दें। क्यों ना ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बन जाए। तो बिल्कुल 2012 में जो है ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आई, जिसको हम क्रिस्पर कहते हैं। ठीक है। बेसिकली जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है वो कैसे इवॉल्व होती है उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आपने देखा कि डीएनए से क्या रिप्लिकेट हुआ, आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, और ये प्रोटीन ने हमारी बॉडी की फंक्शनिंग करने का काम कर रहा था।
अब ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आई कहाँ से? तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी आई है एक बैक्टीरिया से। जब बैक्टीरिया के बारे में रिसर्च की जा रही थी तो बैक्टीरिया के अंदर हमको एक डीएनए का सीक्वेंस मिलता है जिसको हमने क्रिस्पर कहा था। क्यों क्रिस्पर क्यों कहा था? क्योंकि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को वो बार बार रिपीट कर रहा था। मान लेते हैं ये एक डीएनए है, किसका है? बैक्टीरिया का डीएनए है। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया का डीएनए है, तो एक सीक्वेंस को ये बार बार रिपीट कर रहा था। तो साइंटिस्ट लोग खोज करने लगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये बार बार अपने एक सीक्वेंस को रिपीट कर रहा है। तो जब बाद में जाके पता चला जैसे कि वायरस हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया और वायरस का भी जो पंगा है वो बहुत लंबे समय से चल रहा था। तो जो बैक्टीरिया वायरस को अटैक करते हैं तो वायरस खुद को बचाने बैक्टीरिया खुद को बचाने के लिए जो है अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए क्या करता है, इस वायरस की एक कॉपी अपने पास रख लेता है, और यही कॉपी इसके डीएनए सीक्वेंसिंग में दिखाई दे रही थी। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको वैक्सीनेशन होता है। अब वैक्सीनेशन होता है क्यों? जैसे कि पोलियो का इंजेक्शन आपको लगाया बचपन में, जैसे अगर फ्यूचर में पोलियो अगर वायरस जो है वो आपके अंदर आता है, शरीर में आता है, तो उसको डिटेक्ट कर लिया जाए और उसको मार दिया जाए, है ना, इसलिए तो वैक्सीनेशन होता है। या फिर अभी मलेरिया की वैक्सीन आ रही है, या आप लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन है कि कोविड का वायरस अगर आपके अंदर आए तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुकी हो जिससे लड़ सके। तो जब बैक्टीरिया पे बार बार वायरस अटैक कर रहा था तो बैक्टीरिया ने क्या किया, उस वायरस की कुछ डीएनए अपने पास स्टोर कर ली, अपनी सैंपल कॉपी अपने पास स्टोर कर ली। अब जब ये वायरस वापस इस बैक्टीरिया पे हमला करेगा तो ये क्या करेगा, ये आरएनए इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा और आरएनए जाएगा इस वायरस के पास। और जब इस वायरस के पास जाएगा तो एक प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन का नाम होता है Cas9 प्रोटीन, और ये प्रोटीन उस वायरस को मार देगा। जब उस वायरस को मार दिया गया तो बैक्टीरिया सेफ हो गया। तो ये पूरा क्या हो गया? क्रिस्पर Cas9। बात समझ में है? तो क्रिस्पर वो डीएनए है जिसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है। जो वायरस की एक कॉपी उसमें थी, जो वायरस ने अटैक किया तो आरएनए ने सीक्वेंसिंग को कॉपी किया और एक प्रोटीन के साथ, Cas9 प्रोटीन के साथ उस वायरस पे अटैक किया और वायरस को मार दिया। तो इस तरीके से जो है वो कैस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी चल रही थी, तो उसको ही आगे इवॉल्व किया गया और जीनोम एडिटिंग में इसका यूज किया जाने लगा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे कि एक डीएनए है और डीएनए जो है वो किसी एक जगह से जो है उसकी सीक्वेंसिंग सही नहीं है या डैमेज है, तो क्या किया जाएगा, इसकी सीक्वेंसिंग को देखा जाएगा और इसकी सीक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग क्या बनाया जाएगा, एक आरएनए डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, जिसको आप गाइडेड आरएनए का नाम भी दोगे, और इस गाइडेड आरएनए को हम Cas9 जो एंजाइम है या प्रोटीन है उसके साथ इस डीएनए के पास ले जाएंगे। तो ये जो आरएनए Cas9 कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, इस डीएनए को यहाँ से कट कर देगा। तो ये जो डीएनए यहाँ से कट हो गया, मतलब जो भी डिफेक्ट था वो खत्म हो गया। अब दो पॉसिबल कंडीशन है कि डीएनए के पास खुद की रिकवरी कर, जैसे कि हमारा लीवर होता है, लीवर के पास भी क्या होता है, वो खुद को रिकवर कर सकता है, वैसे ही डीएनए भी खुद को रिपेयर कर सकता है। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो वो खुद ब खुद कुछ समय बाद रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें कुछ एडिशनल चीजें डालना चाहते हो तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो एडिटिंग जीन है वहां पे इसको ऐड किया जा सकता है, यही आपकी जीनोम एडिटिंग कहलाती है। तो जीन एडिटिंग और जीनोम एडिटिंग इज अ वे ऑफ मेकिंग a specific change to the DNA of a cell or organism. An enzyme cut the DNA at specific sequence, है ना, जैसे कि मैंने कहा Cas9 एंजाइम ने स्पेसिफिक सीक्वेंस के डीएनए को कट कर दिया, एंड व्हेन दिस इज रिपेयर्ड बाय द सेल a change are added is a made to the sequence. DNA is inserted, deleted or replaced in the genome of a living organism using engineering आर द मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर किसको कहा है, तो कटिंग टूल हमारे पास Cas9 एंजाइम है। इस पूरी टेक्नोलॉजी को ही हम क्रिस्पर Cas9 कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है क्रिस्पर जो है ये क्या है, या इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्रिस्पर इज अ डायनामिक वर्सेटाइल टूल दैट अलाउ अस टू टारगेट नियरली एनी जेनोमिक location and potentially repair broken genes. It can remove, add or alter specific DNA sequences in the genome of higher organism. CRISPR का मतलब clustered regulatory interspaced short palindromic repeats होता है। ये क्रिस्पर का फुल फॉर्म होता है जिसके जरिए एडिटिंग की जाती है। और Cas9 क्या होता है, एक प्रोटीन 9 होता है, एक एंजाइम होता है जो कि आरएनए को काटने का काम करता है और गाइडेड आरएनए के साथ ले जाता है, पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचता है और उस डीएनए को कट करने का काम करता है। It is uses a synthetic guide or RNA to introduce a double strand break at a specific location with the strand of DNA. It is a system used by the bacterial cell to recognize and destroy viral DNA as a form of the adaptive immunity.
तो ये पूरा सिस्टम जो कि आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से जो है वो CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी काम करती है, जिसको आपने जीनोम एडिटिंग कहा है, और Cas9 जो प्रोटीन है इसको मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आपको ये पूरी टेक्नोलॉजी समझ में आई होगी किस तरीके से एडिटिंग की जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर अगर आपको स्टेम सेल भी एक तरीका होता है नए नए ऑर्गन्स को डेवलप करने का, अगर आपको पता है कि कौन सी स्टेम सेल, क्योंकि जो स्टेम सेल होती हैं वो एम्ब्रॉय में पाई जाती हैं, या फिर जो हमारे बोन मैरो होती है उसमें ड्रिल करके आप बैकबोन को ड्रिल करके वहाँ से भी स्टेम सेल को निकाल सकते हो। तो स्टेम सेल के जरिए भी जो है वो ऑर्गन्स को रिक्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि हर एक स्टेम सेल जो है वो आप उसे जिस ऑर्गन में डालोगे उस हिसाब से वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो स्टेम सेल के जरिए भी डिफरेंट ऑर्गन को जो है वो रिक्रिएट किया जा सकता है। बेसिकली 2020 की अगर हम बात करते हैं तो ये दो फीमेल आपको केमिस्ट या साइंटिस्ट दिख रही हैं जिनको 2020 में नोबेल प्राइज दिया गया था इस क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी के कारण। इम्यूनल कारपेंटियर एंड जेनिफर डोडना, इन दोनों का नाम याद रखेंगे। 2020 में इनको क्रिस्पर केस टेक्नोलॉजी के लिए ही जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था। सो थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर।